हेलो स्टूडेंट्स, अब वेलकम टू एस्टा डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी और नज़दीक है आपके, और बहुत सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि यार हम एग्ज़ाम के लिए लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करें, यार एनालाइज करें क्वेश्चंस को, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे बेस्ड थ्योरी पढ़ के जाते हो और उससे सिर्फ 1 या 2% आता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। बेटा पढ़ा आप सब कुछ जाते हो पर आपको पता ही नहीं चलता यार एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं लगाने चाहिए। तो बेटा आज की जो क्लास होने वाली है आपकी, वो बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दे के आते हैं कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का, उनसे एनालाइज किया गया है, उनसे बनाए गए हैं सारे क्वेश्चंस, और देखिए उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा जिसमें आपको 1% प्रॉब्लम आएगी। उस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं डायरेक्ट आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, आपको बहुत सारी मदद करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये बता देता हूँ, साइंस का पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पोर्शन आते हैं, और आपको पता है फिजिक्स का पोर्शन 60% होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन 25% होता है, और बचा हुआ आपका बायोलॉजी का पोर्शन होता है। बेटा फिजिक्स के पोर्शन से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए फिजिक्स के बाद हम कवर करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, एंड केमिस्ट्री के बाद होंगे बेटा बायो के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री के भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, और फिजिक्स के बड़े धांसू क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। बेटा एक क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाला है। ऐसा नहीं है कि यार सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इसी तरीके से आएंगे, पर ये वो थ्योरी आपको देने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में सीधी हेल्प होने वाली है। तो बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, यार उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, कम से कम 1 या 2 मिनट लगा देते हैं करने के लिए, पर ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए ग्राफ से क्वेश्चनों में। और मैंने बच्चों को बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ाई है ग्राफ से रिलेटेड, और आप सभी को पता है कि किस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाइल डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटा आपको पता है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ। एस क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एंड बेटा टी क्या होता है टाइम। तो यार देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता था थीटा, ये आपको देता क्या था, आपको पता है ये देता है आपको वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो आपका स्लोप होता है वो किस चीज की वैल्यू देता है बेटा, वेलोसिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। अगर यार मैं यहीं से क्वेश्चन दूसरा बनाने की कोशिश करूं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का आपको एरिया क्या देता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, ये एरिया कुछ नहीं देता। अगर मेरे पास ग्राफ होता इस तरीके का बी वर्सेस टी ग्राफ होता, तो इसका स्लोप आपको क्या देता है बताइए, स्लोप देता है आपको एक्सीलरेशन। देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बना, और आपका एरिया क्या देता है, अगर मैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ पूछूं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, और ये क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। बेटा बहुत सिंपल कहानी होती है, 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, एस वर्सेस टी ग्राफ, बी वर्सेस टी ग्राफ एंड ए वर्सेस टी ग्राफ। एस वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है बेटा, जो ढाल होती है वो देती है आपको वेलोसिटी। वी वर्सेस टी का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, आपको एक्सीलरेशन। एंड ए वर्सेस टी का जो स्लोप होता है वो देता है आपको जर्क। बहुत सिंपल सी कहानी यार, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। इससे देखिए एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि एग्जाम में ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ यही क्वेश्चन कराया, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसे। ठीक है चलिए देखते हैं, अगर वी वर्सेस टी का अगर उल्टा पूछा जाए कि वी वर्सेस टी से एस कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एरिया, क्षेत्रफल उस चीज का। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो आपका स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, तो आंसर होगा आपका वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट। तो यार एक चैप्टर है 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की चीज होती है, उसे आप याद करेंगे। ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से। देखिए मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव्स होती है इस तरीके से, गाड़ी, इसे ट्रिक को समझना किस तरीके से होगी, है गाड़ी XUV इन माई रूम। बेटा अब देखिए ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन में दे रखे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट। तो ऑप्शंस हैं आपके पास गामा रेज। अब इस वाले क्वेश्चन से यार सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। गामा, सेकंड होगा बेटा आपकी लाइट वेव्स जिसे विजिबल वेव कहते हैं, सी होगा आपका माइक्रोवेव, और डी होगा बेटा आपके पास रेडियो वेव्स। देखो करना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, बस ट्रिक्स याद रखनी है आपको। देखिए गाड़ी XUV इन माई रूम, पहले लिखना सीखे, गाड़ी से मतलब कौन सी रे, गामा। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, एक्स से एक्सरे,
बेटा यू से यूवी रे, और बेटा वी से यहां से आप लिख सकते हो यूवी विजिबल रे। विजिबल का मतलब होती है बेटा ये लाइट वेव्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और ये होती है इंफ्रारेड, और यहां से आप यूवी रेज लिख सकते हो इसे, और यहां से क्या लिख सकते हो बेटा माइक्रोवेव, और इन्हें कहते हो रेडियो वेव। तो पहला अक्षर याद रखो यार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए गाड़ी XUV इन माई रूम, गाड़ी मतलब गामा, X मतलब एक्सरे, U मतलब यूवी रेज, V मतलब विजिबल, IN मतलब इंफ्रारेड, माई मीन्स माइक्रोवेव एंड रूम मीन्स रेडियो वेव्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखिए यार ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यहां से कि नीचे की तरफ जाते हो तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज, जो आपका तरंग दैर्घ्य है वो क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है। और बट जब नीचे की तरफ जाते हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी क्या करती है डिक्रीज। तो अब देख लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो गामा या नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो सबसे ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सीधा सा गामा रेज। बेटा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रिक याद रखेंगे। और यही क्वेश्चन नहीं बनता यार, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं कि कौन सी रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी, कौन सी वेव की वेवलेंथ कम होगी, किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, किस तरीके से आपको लिखना है। एक ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करता है यहां से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स इज 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कंपेयर विद मास एंड वेट ऑन द अर्थ एंड एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स हैज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का तरीका देखना क्या होता है, मान लीजिए ये है आपके पास मार्स और ये है आपके पास अर्थ, और बेटा आप सभी लोग जानते हैं मार्स की अभी क्वेश्चन में दे रखी है जी की वैल्यू 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सभी को पता है। बेटा मान लीजिए अर्थ पर जी की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, मान लो कोई यार एक आदमी इस पर बिठा दिया जाए और इस पर भी बिठा दिया जाए, बारी बारी बिठा के, और हम चेक करेंगे बेटा किस प्लानेट पर मास ज्यादा होगा, किस प्लानेट पर वेट ज्यादा होगा या कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मान लीजिए यार मैंने आपको डिफरेंस बताया था पढ़ाते समय कि जो मास होता है, मास कभी चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। बेटा चेंज क्या होता है, वेट। वेट बराबर क्या होता है mg। मास चेंज नहीं होगा तो ये वेट किसकी वजह से चेंज होगा, g की वजह से। g की वैल्यू दोनों ही प्लैनेट्स पर अलग अलग है कि नहीं है। यहां से क्या पता लगाओगे बेटा कि क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, क्वेश्चन में है ऑप्शन आपके लेस मास लेस वेट। इसके लिए पूछा गया मार्स पर क्या होगा, लेस मास लेस वेट। बेटा अर्थ के कंपैरिजन में मार्स पर लेस मास होगा लेस वेट होगा, तो पहला ऑप्शन तो यार इनकरेक्ट है, मास कम हो रहा है। देखिए क्या मास चेंज होगा, पहला ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मोर मास मोर वेट। यार देखिए फिर से मास को चेंज कर रहे हैं, मोर मास मोर वेट, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेटा ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें मास तो चेंज होगा नहीं पर वेट चेंज होगा, तो दो ऑप्शन ही तो रह जाएंगे आपके पास। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेटा आपके पास सेम मास एंड लेस वेट, सेम मास एंड लेस वेट। चलिए इसे चेक करके देखते हैं क्या होता है। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, मार्स पर रख लो अर्थ पर रख लो, तो सेम मास वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट होने वाला है। बेटा बात आती है लेस वेट की, तो वेट कैसे निकालते हैं, W बराबर mg। मान लो दोनों पे इसका मास है m या 2 kg 3 kg मान लो, तो मैं सिर्फ अर्थ के लिए निकालूं तो वेट बराबर हो जाएगा 9.8 m, और बेटा इसके लिए वेट कितना हो जाएगा 3.9 m। तो यार दोनों में से कौन सा बड़ा है बताइए, 9.8 m इज ग्रेटर देन 3.9 m। तो बेटा मार्स पर अर्थ के कंपैरिजन में वेट हो जाएगा कम, बट मास कैसा रहेगा आपका सेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं और इससे यार एक ही क्वेश्चन नहीं बनता, आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 60 से 70 70 से 80 सारे क्वेश्चनों के अंदर कम से कम आपके 5-5 टॉपिक छुपे हुए हैं, और यार इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसे कर जाना, लास्ट कोस्ट गार्ड के लिए बेस्ट एवर चीज मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी आप यार किस वजह से निकालते थे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास है, वही तो एक फैक्टर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है। तो यार ऑप्शन दिए गए इलेक्ट्रिक चार्ज, मास, प्रेशर, नन। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो आंसर होगा आपका मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसे साइन को हटाते हो तो F बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ रहा है आपका m मास, और मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल
फोर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका अकॉर्डिंग टू दी पास्कल्स लॉ। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है कि पानी अगर रेस्ट पर है, स्थिर पर है, मैं बच्चों को बड़े अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। अगर पानी रेस्ट में है, किसी ग्लास में भरा हुआ है, तो बेटा पानी का लेवल अगर ये है मान लीजिए, तो इस वाले लेवल पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका प्रेशर कैसा होगा? सेम। आपको पता है हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होता है, बट हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसा रहता है? सेम। तो ये किसने दिया था? पास्कल के नियम ने, कि पानी अगर रेस्ट पर है, स्थिर है, तो सेम लेवल पर हर पॉइंट पर प्रेशर की कैसी वैल्यू होगी? आपका होगी सेम। तो ये पास्कल का स्टेटमेंट था। क्लियर है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप बताना। प्रेशर इन अ फ्लूइड डिक्रीज विद टेम्परेचर। नो यार, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं था। रो इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एस था कि नहीं था? प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये किसका लॉ था? पास्कल्स का नियम था, उनका स्टेटमेंट था। आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे एग्जाम में अगर आ जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशंस। किस पेयर की डायमेंशंस बेमाएं बेटा सेम होंगी? तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बताइएगा। बहुत सारे बच्चों को इनकी जानकारी होगी। पहला है बेटा करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी जिसे कहते हैं बेटा विद्युत धारा, आप कह सकते हो विद्युत धारा घनत्व हिंदी में। और बेटा इसके साथ जो पेयर में है वो है चार्ज डेंसिटी। क्या दोनों का डायमेंशन सेम है यार? करके देखें चलो। तो बेटा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी कहता है J से रिप्रेजेंट होता है, और वो सेकंड चैप्टर है आपका किसका? 12th क्लास का। तो J बराबर होता है बेटा I/A, कि कितना करंट इस एरिया के अक्रॉस पास हो रहा है। तो बेटा इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और बेटा एरिया की क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर -2 तो आ गई बेटा करंट डेंसिटी की। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है लैम्बडा से नोट करते हैं इसे Q/L। तो यार Q की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। और L की ऐसा यूनिट मीटर। कूलम मीटर इनवर्स। क्या यार ये दोनों सही हैं, एक जैसे हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, के इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा इसमें एंगुलर मोमेंटम एंड सिंपल लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L = क्या होता है? mvr। और बेटा लीनियर मोमेंटम P बराबर क्या होता है? mv। क्या आपको कोई भी एंगल से लग रहा है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा भी दिया है ऐसा। थर्ड क्वेश्चन है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस एनर्जी। इसे देख लो यार, जो स्प्रिंग थी इस तरीके से स्प्रिंग थी बेटा, जब स्प्रिंग को हम खींच रहे थे इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा था कि नहीं पैदा हो रहा था? तो इसमें एक कांस्टेंट K आ रहा था, उसकी वैल्यू क्या होती थी? F = -kx हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो बेटा यहाँ से यही तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो K बराबर क्या हो जाएगा? F/x। इसका डायमेंशन निकालिए। F का हो जाएगा mLt-2 और x का डायमेंशन हो जाएगा L। L से L कैंसिल आउट। फाइनली आंसर आ गया mt-2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखिए इसके साथ पेयर में दे रखा है बेटा सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया। सरफेस एनर्जी बेटा ये होता है एनर्जी अपॉन एरिया। और एनर्जी का फॉर्मूला बेटा होता है आपके पास मान लीजिए mL²T-2। सब जानते हैं कि जितने भी तरीके की एनर्जी होती है सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mL²T-2। और एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? L²। डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे, L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास आंसर होगा mt-2। यार ये तो देखिए कंपेयर हो रहा है इससे। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? आपका सरफेस एनर्जी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग नियतांक और आपका पृष्ठ ऊर्जा का जो बेमा है, बेमीय फॉर्मूला है, तो बेटा वो कैसा हो जाएगा? सेम। लास्ट ऑप्शन में कुछ नहीं है, नन दे रखा है। अगला बड़ा सिंपल और यार सादा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन if it cover displacement d and distance s, then which of the following option is correct। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर यार आप आराम से दे सकते हो। अगर s यहां पर क्या है? डिस्टेंस, और बेटा d क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? d इज लेस देन s, b, c, d बराबर s एंड नन। तो यार क्लियर सी बात है, एक अकेला इकलौता ऐसा पोर्शन होता है काइनेमेटिक्स में, जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करे तो उसी केस में, इकलौते केस में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और ना बाकी बचे केसों में आपका जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है। एक एग्जांपल देख सकते हो ऐसा, अगर ए से बी तक मुझे जाना है बेटा 3 रास्तों पर, ए से बी तक ऐसे ऐसे, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता।
बेटा पहले और तीसरे रास्ते को देखिए, दूरी बड़ी और विस्थापन है छोटा, क्योंकि विस्थापन होता है सबसे न्यूनतम दूरी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की। एक अकेला केस सेकंड ऐसा बचता है जिसमें बॉडी ऐसे चल रही है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए वेक्टर, सदिश राशि कौन सी है इनमें से। बेटा याद रखना यार, सदिश राशि जो होती है उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं कि नहीं होते, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यार पहला ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, अच्छे से पहले से ही आपको पता होना चाहिए। चार्ज पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डी है नन। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो बेटा ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। याद रख लेना, ये पूछ ले जाता है आपके क्वेश्चन, जब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो पूछ ले जाएगा जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। और यार डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, जो पी से नोट करते हैं क्यू इंटू 12, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये दोनों आप याद रखेंगे, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्केलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। बेटा इन क्वेश्चनों को आप देखिए, सच बता रहा हूँ, एस्ट्रा डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपको वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बेटा ये 10 या 12 घंटे की जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड होने वाली है। इस क्लास को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए लास्ट में ये जो नोट्स हैं आपके जो हम करा रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन अगर सुना, मैं जैसे बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो इन क्वेश्चनों की PDF आपके जो लिंक बनाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में सीधी मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो एटम होता है बेटा उसके न्यूक्लियस में कौन सी चीज नहीं होती। तो देखो एटम का स्ट्रक्चर देख लो यार, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये सबको पता है। बट यार देखिए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन ही बैठा है इसमें। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। क्या नहीं होता इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर तीनों में से कौन सा पार्टिकल मौजूद नहीं होता। तो मैं ऑप्शन देता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, अभी बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन, आप कैसे लिखोगे, एक्स होता है ना, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, के एक्स, एंड के इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स। तो बेटा इसकी ऐसा यूनिट आप कैसे बनाओगे, एफ की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और एक्स की ऐसा यूनिट होती है बेटा क्या, मीटर। तो आपकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर -1। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, न्यूटन मीटर, दूसरा है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और तीसरा है आपके पास न्यूटन मीटर -1, और बेटा चौथा है आपके पास नन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है न्यूटन मीटर -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर। न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर -1 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से पहले फॉर्मूला याद करें, इसका डायमेंशन निकालो, आपके लिए बहुत ईजी पढ़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 लॉन्ग कैनाल इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैनाल है इस तरीके से, रोड है मान लो, और ये रोड की लंबाई है 600 मीटर, और यार एक पर्सन आदमी है ए से बी तक जाना चाहता है, उस लंबाई इस रोड को 6 मिनट, इस रोड को कवर कर रहा है बेटा 5 मिनट के अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब 5 मिनट के अंदर इस रोड को कवर कर रहा है और इसकी स्पीड यार दे रखी है, देखिए मीटर पर मिनट में,
बेटा आपको ये किस में चेंज करनी है, किलोमीटर पर आवर में। सीधी सी बात है यार, किस तरीके से चेंज करते हो। अगर आपको स्पीड दे रखी हो मीटर पर सेकंड में, तो बेटा अगर आप उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, किस तरीके से चेंज करोगे बेटा, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का। बट यार आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको करना पड़ेगा कि मीटर पर मिनट में जो स्पीड दे रखी है उसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो कितना डिस्टेंस है बेटा 600, पर यार नीचे दे रखे हैं 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसे, बताइए 60 से। और बेटा 600 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 300। और फाइनली अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। और आंसर आपके पास क्या आने वाला है बेटा, 300 से 600 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 18 2 36 और नीचे आएगा बेटा 5। और फाइनली आंसर होगा आपके पास, देखिए ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन आपके माइंड में क्रिएट भी हो जाएंगे। 3.6, सेकेंड है 7.2 और तीसरा है बेटा 8.4 एंड फोर्थ है नन। तो यार डिवाइड देके देख लो, कुछ ना कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 7.2 करके। तो बड़ा आसान तरीका होता है। स्पीड अगर आपके पेपर में ऐसे दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, और बेटा उससे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। क्लियर है। और अगर आपको क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो तो बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। तो सेम क्वेश्चन ये था, मैंने 18/5 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली आपके पास आंसर आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, उसे डिस्कस करते हैं। देखिए वो फिर से क्वेश्चन आ गया ग्राफ से रिलेटेड, और ग्राफ की कहानी बहुत सिंपल होती है। द एरिया कवर्ड बाय द कर्व VT ग्राफ। देखिए आप जानते हो, अगर आपके पास V वर्सेस T ग्राफ दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है इस तरीके से थीटा एंगल पर, बेटा इस स्लोप के अंदर का एरिया आपको पीछे ले जाता है या आगे ले जाता है, तो आप कहेंगे बेटा पीछे की तरफ ले जाता है, और पीछे की तरफ होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और आगे अगर ले जाता तो वो होता आपका स्लोप का वैल्यू, वो देता एक्सीलरेशन। तो इसमें आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर इसमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड नन। तो बेटा एरिया आपको पीछे ले जा रहा है तो क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r is placed in contact with each other, the gravitational force between them is proportional to। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो स्फीयर हैं इस तरीके के। बेटा समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पॉइंट ऑफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो इसका रेडियस है r और इसका रेडियस भी r है यार, और यहाँ पर मान लीजिए दोनों स्फीयर का मास इधर बैठा हुआ है। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है F बराबर GMM अपॉन r²। क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि F और R में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो कितना हो रहा है, 2r हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेटा इसमें मास तो चेंज होंगे नहीं, फोर्स की वैल्यू r पर कैसे डिपेंड कर रही है, 1/r²। क्लियर। और यहां पर r की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है यार, ये पूछा गया दोनों स्फीयर अगर आप कांटेक्ट में रख रहे हो तो उनका क्या हो जाएगा। देखिए यहां से अगर आप करोगे 2r² हो जाएगा, और यहां से फाइनली 1/4r², और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r⁻²। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आपके क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन होने वाले हैं कि F कैसे रिलेट करेगा r से, F कैसे रिलेट करेगा r⁻², F कैसे रिलेट करेगा r⁻4, और लास्ट में एक नन ऑप्शन दे रखा है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मान लीजिए अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडन अपीयर्स। आप सभी को पता है कि जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, देखिए चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, पर वो नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहते हैं। और मैन मेड सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। वो फाइनली लॉन्च करने के बाद एक ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। आप सभी को पता है यार उस प्रोसेस के पीछे कारण क्या होता है, कौन सी फिजिक्स लगी हुई है उस प्रोसेस के पीछे। तो उसके पीछे एकमात्र कारण होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उन्हें खींचे रखता है। देखिए मान लीजिए कि ये है आपका अर्थ का सेंटर और अर्थ की ऑर्बिट आपकी ये है। तो बेटा इसमें एक सैटेलाइट मूव कर रही होगी इस तरीके से। ये सैटेलाइट मूव क्यों कर रही है यार, ऐसे ही क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें दो तरीके के एक्सीलरेशन काम आते हैं। जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन काम होता है उसे कहते हैं AC,
सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। एंड जो बाहर की तरफ एक एक्सीलरेशन काम करता है बेटा उसे कहते हैं स्यूडो एक्सीलरेशन, और जो टेंजेंट की तरफ काम करता है बेटा उसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए यहाँ से, तो बेटा सिर्फ क्या बचेगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बचेगा। तो इस बार जो मोशन होगा सैटेलाइट का वो सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कराने के लिए एसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसी को कम करने का मतलब है ग्रेविटी खत्म कर रहे हो आप, ग्रेविटी अगर आप खत्म कर रहे हो तो सिर्फ कॉम्पोनेंट बचेगा बेटा टेंजेंट के अलोंग, और टेंजेंट के अलोंग जब कॉम्पोनेंट बचेगा तो ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अचानक से डिसअपीयर कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो आपका सैटेलाइट है मूव्स विद अ वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, एकदम सही होने वाला है ये जो आपका ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट। यार कंटिन्यू कैसे कर पाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कराने के लिए आपको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की इंपॉर्टेंस होती है, उससे बनने वाला जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है यहाँ पर। जब उसे ही आप रिमूव कर दोगे तो यार सर्कुलर मोशन दोबारा से नहीं हो पाएगा। बात आ रही होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, फोर्थ वन, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर कोई भी सैटेलाइट बेटा इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, इज सेम एट ऑल दी पॉइंट। देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इट्स स्पीड। जब कोई भी सैटेलाइट ऐसे करके चक्कर लगाती है तो उसकी स्पीड के बारे में आप क्या जानकारी दोगे। तो देखो सुनो, इज सेम एट ऑल दी पॉइंट इन दी ऑर्बिट, के ऑर्बिट में हर पॉइंट पर सेम होगी। क्वेश्चन सुनना अच्छे से, ऑप्शन सुनना। दूसरा कह रहा है ग्रेटर व्हेन क्लोज टू दी अर्थ। सेकंड इतना ही है बस कि अर्थ के ज्यादा नजदीक होगा तो ज्यादा होगी स्पीड। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इज ग्रेटर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम दी अर्थ। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझे, होगा क्या, देखिए मान लो कि यहां पर एक अर्थ है इस तरीके से। देखिए कोई भी प्लानेट चक्कर लगाता है तो सन की सिचुएशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द केपलर लॉ, एक फोकस पर। मान लो अर्थ यहां पर प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ सैटेलाइट इस तरीके से चक्कर लगा दिए इस ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट कह रहा है यार, कुछ अंडे जैसा आकार होगा। यार मान के चलिए स्वीप्ड आउट इक्वल एरिया इस तरीके से कर रहा है। अच्छा सोचो इस चीज को कि आप किसी जहाज को देख रहे हो और जहाज आपके नजदीक बहुत उड़ रहा है तो आपको स्पीड ज्यादा दिखाई देगी, और थोड़ा दूर उड़ रहा है तो आपको लगेगा बहुत स्लो 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 चल रहा है ऐसे करके। तो अर्थ से दूर होगी सैटेलाइट तो आपको बड़ी मिनिमम स्पीड दिखाई देगी, और अर्थ के पास होगी तो स्पीड आपको ज़्यादा दिखाई देगी। जहाज अचानक से आपके सामने से ऐसे निकल जाएगा, जो नज़दीक होगा, और दूर होगा तो आपको बड़ा डिस्टेंस धीरे धीरे ऐसा लगेगा। दूर जब आसमान में आप देखते हो कि यार जहाज बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, क्या वो इतनी स्पीड से चल रहा होता है। तो दूर होगा तो बेटा उसकी स्पीड होगी कम, और पास होगा तो उसकी स्पीड होगी ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका दे रखा है इज ग्रेटर व्हेन इट इज फादर फ्रॉम द अर्थ, इज ग्रेटर व्हेन क्लोजर टू द अर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो क्लोज होगा वहां पर स्पीड ज़्यादा होने वाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ क्वेश्चन है कि यार जो स्पेस कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन सा मीडियम यूज किया जाता है बातें करने के लिए। स्पेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि मान लो सैटेलाइट से आप बातें कैसे करते हो अर्थ पर। जो सैटेलाइट्स होती हैं आसमान में, जो आप अभी देखिए सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, सैटेलाइट क्या होती हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है, उनसे कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो ऑप्शन देखे, क्या वायर लाइन खींची जाती है वहाँ तक। क्या आपने देखा है किसी भी सैटेलाइट से अर्थ से वायर जा रहे हो, जैसे टेलीफोनिक लाइन अर्थ में बिछी हुई है उस तरीके से। नहीं, वायर लाइन उस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होती है बेटा। कौन सी लाइन यूज होती है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्पेस लाइन। स्पेस का मतलब है सिग्नल्स यूज होते हैं, इसमें एक इनपुट और आउटपुट नाम के ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं। इनपुट दिया जाता है और आउटपुट आपको स्पेस के थ्रू मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, स्पेस मीडियम ही होता है। देखिए डायरेक्ट सन से जो रेज आती हैं अर्थ तक वो भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो क्या दो तार दिखते हैं आपको तो एक स्पेस दिखता है, स्पेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंडविड्थ ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। यार ऑडियो जो सिग्नल्स होते हैं, देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों को वो सुनाई दे रहा है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, आपके कानों को ज़्यादा सुनाई देगा। मैं थोड़ा धीमे से बोलूँगा, आपके कानों को धीमे सुनाई देगा। बेटा एक रेंज होती है, और ये रेंज डिसाइड कौन करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मैंने कह दिया, फिक्स कर दिया कि 20 हर्ट्ज से
20 हर्ज से 20,000 हर्ज, और बेटा 20,000 को आप क्या लिख सकते हो 20 किलो हर्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर यार मैं फ्रीक्वेंसी जो मेरे बोलने से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसकी रेंज 20 से 20,000 के बीच में होगी तभी आप उसे सुन सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट की और साउंड से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मान लो है 19 हर्ज, तो आप सुनोगे नहीं। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है 20 से 20 किलो हर्ज। और एज जैसे बढ़ती जाती है हमारे, तो कानों की सुनने की क्षमता हमारी कम होती जाती है। तो बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो आसानी से 20 हर्ज, और जो एडल्ट होते हैं वो 20 से 20 हर्ज के बीच में आराम से सुन सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं धीरे बोलूँ 20 हर्ज तक बोलूँ तो आप उसे भी सुनोगे, फुसफुसाहट जिसे कहते हैं, समझ जाते हैं बहुत सारे बच्चे जिसके कान बहुत मजबूत होते हैं। और ज़्यादा जोर से जो ये आपके साउंड चलते हैं, मान लीजिए डीजे चल रहा है कहीं, वो भी अच्छे से सुनते हो आप। अब कोई बूढ़ा बड़ा आदमी है, मान लीजिए एज हो गई है उसकी, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड बोलोगे ना तो उसके कानों में वो चुभेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मेन है कि आप कहाँ से कहाँ बोलें। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक बोलेंगे तो आपको ऑडिबल सुनाई देगा, मतलब ऑडियो सुनाई देगी। इससे आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप बोलोगे तो ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगी। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि ऑडियो वाली रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। The work function of a metal surface 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है यार, ये चैप्टर है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ वेव 12th क्लास का, उसका एक क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपके लिए क्वेश्चन में 4.125। ठीक है बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण पर आवेश क्या होता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे नोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछा गया कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, तो 2 गुणा आप लिख सकते हो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पर बेटा कितना चार्ज होता है 1.6 प्लस का इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपके पास आंसर होगा 3.2 प्लस का इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 1.6, इस तरीके से देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये सारे चार्ज दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन क्लियर सी बात है कौन सा है, तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है m/ne² टाउ। और बेटा जो ये टाउ होता है ना, यहाँ पर ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगा समय आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो जो रो होता है यार वही रेजिस्टेंस जैसा होता है, क्लियर सी बात है। यहां से कॉन्सेप्ट उठाएंगे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/टाउ। टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाओगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, रफ्तार तेज हो जाती है। और जब रफ्तार तेज हो जाती है तो स्पीड बराबर दे रखा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रफ्तार ज़्यादा मतलब टाइम कम होगा तभी तो रफ्तार ज़्यादा हुई। तो बेटा रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से। जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्योंकि कॉलिजन हो जाएगा फास्ट। जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी उतना टाइम कम लगेगा। अगर ये वैल्यू कम होगी तो बेटा ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से बढ़ी है आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। आपको फॉर्मूला यार याद करना है बस, रो बराबर m/ne² टाउ, और टाउ यहाँ पर होता है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका आंसर आप देख चुके हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दे देता हूं और क्वेश्चन के ऑप्शन दोबारा से सुनिएगा इसी वाले क्वेश्चन के। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तार का क्यों बढ़ता है, तो क्या इसके पीछे कारण है, डिक्रीजिंग इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। देखिए अभी बता चुका हूँ, जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा बेटा, आपका बढ़ेगा। सीधी सी बात है, यही कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बड़ा आसान फॉर्मूला है। और कभी कभी आपके एग्जाम में रो बराबर m/ne² टाउ वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी हम कवर करते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये एटम एंड न्यूक्लियाई का बेस्ट क्वेश्चन है। इन दी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था
कि मान लो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से निकल रहा था, ये लेड की ब्रिक्स थी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आगे, और यहाँ एक गोल्ड की फॉइल ली थी बेटा बहुत पतली सी, और गोल्ड की फॉइल पर एक पॉइंट पर ये अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था इस तरीके से। और देखिए ये क्यों यार यूज हुआ था, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज हुआ था, एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना ध्यान से, इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन only on impact parameter, only on the source of alpha particle, both impact parameter and source of alpha particle, impact parameter and the screen material of the detector। देखिए बेटा लिखने का टाइम नहीं है, पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको समझा देता हूँ होता क्या है। बेटा एक इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि ये किस इम्पैक्ट से हिट करता है। यहाँ पर मान लो कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है यार, इस तरीके का, एटम के जस्ट छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस बैठा होता है। अगर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, इसे कहते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर, और जैसे स्ट्राइक करेगा इसे दीवार मिलेगी तो ये अपना पाथ जो है वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर पड़ता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से, उसे कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल से लेकर इसके न्यूक्लियस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब डायरेक्टली न्यूक्लियस पर हिट करेगा तो बेटा वो डेविएट होगा अपने पाथ से, और सीधी सी बात है ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी चेंज। और वो किस पर निर्भर कर रही है? वो निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है बेटा आपके किस पर? आपका सीधा सा बात है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द न्यूक्लियर रेडिएशन ऑफ एल्युमिनियम इज 3.6 फर्मी, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। देखिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपका एटम एंड न्यूक्लियर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यार जो रेडियस होती है ना न्यूक्लियस के लिए, पहले ये देख लेते हैं रेडियस क्या होती है। अगला क्वेश्चन, चलो इसे तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। जो रेडियस जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपके एटॉमिक नंबर के 1/3 टाइम्स, एटॉमिक मास के 1/3 टाइम्स, सॉरी नंबर नहीं होगा यहाँ पर होगा मास। रेडियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो होती है एटॉमिक मास के 1/3 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा है बेटा एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6। तो एल्युमिनियम के लिए हम निकाल लेते हैं। चलो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाइए यहाँ से और इसे लगाइए कोई कांस्टेंट के। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है एल्युमिनियम का कितना होता है? 27, आप सभी लोगों को पता होगा। 1/3 लगाइए बेटा, जब इसे सॉल्व करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? 3.6 इजिकल्स टू के इंटू, देखिए इसे कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 3, 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा? 3.6 बराबर के इंटू, आप लिख सकते हो इसे 3, यहाँ से 3 है, 3.6 कितने टाइम कट जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये तो था किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। पूछा गया है बेटा कि कॉपर के लिए क्या होगा? रेडियस। तो देखिए कॉपर के लिए मैं रेडियस निकालूं, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होता है 64। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ पे देखिए जब मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं के की वैल्यू इनटू ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? एटॉमिक मास की पावर 1/3, एटॉमिक मास की पावर 1/3, और बेटा रेडियस बराबर के की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1.2। एटॉमिक मास होता है कॉपर का 64, बेटा इसकी करोगे 1/3 पावर लगाओगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो यार कुछ ऐसा लिखोगे आप 4 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू 1.2 इजिकल्स टू रेडियस। सॉल्व करके देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 से 3 हो जाएगा बेटा कैंसिल, और ये 12 चौके 48, 4.8 फर्मी इसकी रेडियस आ जाएगी। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन देख लीजिएगा। 4.8 फर्मी आपके पीडीएफ में दिखाई दे रहे होंगे, 4.8 फर्मी, नेक्स्ट है 2.9 एंड नेक्स्ट है 1.8 एंड नेक्स्ट 5.3। तो यार कौन सा ऑप्शन आपको सही सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ जाए यार, देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक एटम होगा, पहले से ही उसका एटॉमिक मास दे रखा होगा, उसकी रेडियस दे रखी होगी, पहले निकालेंगे के की वैल्यू, फिर उसी के लिए दूसरे एटम के लिए आपको रेडियस पूछ ली जाएगी। तो यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक के लिए एक पॉइंट नहीं होता, दूसरे के लिए उसमें अननोन पॉइंट को रख देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या नहीं था? के की वैल्यू नहीं थी, हमने इसका यूज करके के की वैल्यू निकाली और फाइनली हमने कॉपर के लिए उसका रेडियस निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अ रीजन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल, बोथ। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है,
देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो यार कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास आपको पता है प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन की कहानी कुछ ऐसी होती है पॉजिटिव नेचर की। अगर ये प्रोटॉन रेस्ट की कंडीशन से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाता है तो बेटा ये कहाँ से काम मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई से लो वी की तरफ, हाई वी से लो वी, या फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या फिर नन कह सकते हो आप। बेटा देखिए इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। जब प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का है, रेस्ट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, लोअर से हायर की तरफ जाएगा। इसे सीखना अच्छे से। बेटा होता क्या है, मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, V नाम के वोल्टेज की बैटरी से। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव सेटअप हो जाएगा, ये नेगेटिव। और जैसे ही प्लस और माइनस एक जगह आते हैं तो बेटा यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेटअप हो जाती है। और कहाँ से कहाँ होती है आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागते हैं तो वो कंजिक्यूट या कंट्रीब्यूट करते हैं करंट नाम की चीज़ को, और करंट की डायरेक्शन होती है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा ये करंट ही तो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव पार्टिकल, और करंट होता है आपका पॉजिटिव पार्टिकल। अब देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना मतलब है पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना। करंट का नेचर इस तरीके से होता है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन रेस्ट की स्टेट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेटा उस कहां से कहां मूव करेगा, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर गया होगा। अगर जो बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से बेटा, वो बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा, एक बार वो थ्योरी कवर करें, उसके बाद क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज। एक विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बल आघूर्ण पर अधिकतम होगा जब विद्युत क्षेत्र एक विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण क्या होगा। सुनिए ध्यान से, ये थ्योरी घिसी पिटी सी थी, आप PDF से अच्छे से देख सकते हो, बट सेंस समझिए, क्वेश्चन का सेंस क्या है मैं समझ चुका हूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें आपने एक डायपोल को रखा किसी एंगल थीटा पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? आपको ये पता है कि ये डायपोल जो होता है कॉम्बिनेशन होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू का, इन दोनों के बीच में एक दूरी होती है 2L। तो इस पर नेट फोर्स तो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू होती है 0, बट जो नेट टॉर्क होता है टाउ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू बेटा नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसकी वैल्यू क्या आती है आप सभी लोग जानते हो, PE sin थीटा। यार यहां से एक चीज बताइए, एक ऑप्शन दे रखे कि किस एंगल पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ऑप्शन है आपके पास 90 डिग्री, B 120 डिग्री, C 45 डिग्री एंड D आपका 180 डिग्री। तो यार देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पर आती है, 90 डिग्री पर। तो बेटा टाउ बराबर आप ऐसे लिखोगे PE sin 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1, और टाउ बराबर PE, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी सबसे मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यार 180 रख के देख लो, 180 साइन 180 की वैल्यू होती है 0, टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा इस वाली वैल्यू पर। 45 में देखोगे 1/√2 होती है यार, तो PE/√2 है तो छोटी PE से, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा किस एंगल पर आएगी, 90 डिग्री पर। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है 12th क्लास की पहली। क्लियर? ये आपको यार पहले थ्योरी अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन यार तभी मजा आता है क्वेश्चंस को कवर करने में जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो। बिना थ्योरी के अगर आप डायरेक्टली यार क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रही सही। बेटा पहला ये वीडियो देखिए बहुत अच्छी है, क्वेश्चन की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, कमी हो सकती है बेटा आपकी कंसेप्ट्स में। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो पहला काम है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है, उससे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इन्हें कवर करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा फायदा होगा यार। जितनी तैयारी आपने की होगी उससे ज़्यादा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। A gas exerted 10 Newton of force on one side wall of container of size 20/20. What will be the pressure at that wall? देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मान लो
कि एक वॉल है आपके पास इस तरीके से, और इस वॉल के डायमेंशन आपको दे रखे हैं 20x20, मीन्स 20 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ आप कह सकते हो 20 सेंटीमीटर। ये एक बॉल थी प्रोजेक्ट की इस तरीके से, और इस पर फोर्स लग रहा है बेटा 10 न्यूटन का बॉल पर। मान लो एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल स्ट्राइक की दीवार पर, और दीवार पर उसने कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया बेटा 10 न्यूटन का, और दीवार के जो डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ बेटा कितनी है 20। तो प्रेशर पूछा है कि इस बॉल ने इस दीवार पर 10 न्यूटन की फोर्स से कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यार एरिया तो सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो इसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए ध्यान से, 20/20 लिख दूं, फोर्स है 10 और नीचे लिख दूं 20x20, बट ये कैसी वैल्यू है सेंटीमीटर में, हमें मीटर में कन्वर्ट करनी होगी। तो बेटा जब इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। आंसर क्या आएगा 10/20 क्या हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 400 गुणा 10 की पावर -4 आपके लिए प्रेशर की वैल्यू आएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे फाइनली आपके पास आंसर होगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻², 2.5 इंटू 10⁻²। करके देख लीजिए, नहीं है तो देखो 10 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 10 4 टाइम्स 40 टाइम्स, 40 इंटू 10⁻⁻4 को कैसे लिख सकते हो 1/4 इंटू 10⁻³ बेटा 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 और ये 3 ऊपर चला जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। और जब आप इस ऑप्शन से मैच करोगे, जैसे ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन 2.5 इंटू 10⁻², पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁻3, तीसरा ऑप्शन 2.5 इंटू 10⁻+2 एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो बेटा देखिए कौन सा आपको ये लग रहा है, इसे कैसे लिखोगे 2.5 इंटू 10⁻²। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा वाला। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चनों में तो कोई दम ही नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा कि डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है। डायपोल मूवमेंट आप अच्छे से जानते हो, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो डायपोल मूवमेंट तो बेटा उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और जो आपका डायपोल मूवमेंट है बेटा वो भी कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है डायपोल मूवमेंट का, P = Q × 2L। यार इसका सिंपल सा ऐसा यूनिट पूछा गया एग्जाम में, क्या करोगे, Q की क्या ऐसा यूनिट होती है कूलम, और बेटा ये मीटर होता है, 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीधी सी बात है कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर कवर करेंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम फोर्स होता है बेटा वो होता है F = K Q1Q2/r²। इसे कहते हैं कूलम का नियम। और यहाँ पर परमिटिविटी क्या चीज़ होती है, इसे थोड़ा एक्सटेंड और करें क्वेश्चन को, F = 1/4πε0 Q1Q2/r²। बेटा यहाँ पर जो ε0 नाम की चीज़ होती है इसे कहते हैं परमिटिविटी। अब इसका यार डायमेंशन फॉर्मूला या ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए तो यार क्वेश्चंस का फॉर्मूले का यूज करो और डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। देखिए ε0 वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास Q1Q2/F आ जाएगा, नीचे ε0 इधर चला जाएगा, और बेटा फाइनली आपके पास आंसर होगा Fr²। चलिए निकालिए इसका ऐसा यूनिट, किस तरीके से निकालते हैं। Q का ऐसा यूनिट होता है बेटा कूलम स्क्वायर। क्लियर? और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एंड आर का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे आपके क्वेश्चन में, मान लीजिए इस तरीके से, न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर -2, न्यूटन 2 कूलम स्क्वायर मीटर -2, न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2, और बेटा आपका कूलम, और लास्ट ऑप्शन होगा आपका नन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार, देखिए न्यूटन 1 न्यूटन 2, ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कौन सा डायमेंशन आपका करेक्ट है बेटा, तीसरे नंबर का डायमेंशन आपका करेक्ट है, न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है,
और ये एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से आपको कवर कर रहे हैं हम। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेंट इनटू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पार्टिकल को खोजने के लिए, किस एलिमेंट को खोजने के लिए। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, वो प्रोजेक्ट कराया था एक फॉइल पर। इतनी पतली फॉइल थी गोल्ड की। देखिए गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसे सबसे पतला खींचा जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड को कई 100 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। यार देख लीजिए कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। तो यार रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो किसके लिए किया गया था, न्यूक्लियस को फाइंड करने के लिए, कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल बैठा रहता है जिसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 की फॉर्म ये आप कह सकते हो। तो बेटा यहाँ पे इस न्यूक्लियस को फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन को खोजने के लिए किया, न्यूक्लियस को खोजने के लिए किया, इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए किया। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, न्यूक्लियस इन दी एटम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस रिमेन सेम। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हम सेम रहने देते हैं। और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज रिमेन सेम। भैया यहाँ से पोर्शन काट देना थोड़ा सा, है ना, इससे बैक, हाँ थोड़ा सा बैक, वो देख लेना एक बार, है ना। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा था, उस वाले को काट देना, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज रिमेन सेम एंड द चार्ज ऑन देम इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स देन द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। बेटा कूलाम फोर्स का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, F बराबर कूलाम फोर्स क्या कहती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए डिस्टेंस तो हमने कैसा रहने दिया, सेम, बट जो चार्ज की वैल्यू है वो कर दी दुगनी। तो यार दुगने करने पर चार्ज की वैल्यू आपके पास नई फोर्स क्या आ जाएगी, K इंटू 2Q1 2Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर सी बात है। तो बेटा 2 बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा F डैश इजिकल्स टू 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी इनिशियल फोर्स है, तो F डैश जो नई फोर्स होगी वो 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगी 4F इनिशियल। तो यार कितने गुना हो गई, 4 गुना। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे रिमेन्स द सेम, के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन्स द सेम। तो पहला ऑप्शन तो यार गलत हो गया ना, 4 गुना हो रही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बिकेम 4 टाइम, करेक्ट ऑप्शन एकदम, बिकेम 4 टाइम्स। चलिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस आपको एक बढ़िया ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। और PDF में आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस। जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर दी जाती है तो बेटा उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मान के चलिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका इस तरीके का होता है। बेटा कैपेसिटर की जो प्लेट होती है वो सेम एरिया की होती हैं, उनके बीच में एक दूरी होती है d। तो जब हवा होती है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है C बराबर E0 A अपॉन D। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मान लो ये जो हवा है, एयर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए इस तरीके से, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक के पास एक चीज होती है K कांस्टेंट, जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब जैसे ही ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला जाता है तो नया जो C डैश होता है बेटा वो हो जाता है K टाइम्स ऑफ पुराना C। तो यार बढ़ जाएगी K टाइम्स। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू आपको पता है कि 1 से इनफाइनाइट की तरफ मूव करती है, 1 से छोटी नहीं होती। मान लो किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो जब एयर के लिए तो यार E0 A अपॉन D था, नया C क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C। तो बढ़ ही रहा है, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा, हर केस में बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। हर केस में कैसा भी डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर सकते हो, कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, जितना K का वैल्यू होगा उतनी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखिए बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। कैपेसिटर चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होती है कैपेसिटर्स के फॉर्मूलों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। देखिए 5 कैपेसिटर थे आपके पास।
अब आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कैपेसिटर जब सीरीज में लगते हैं और पैरेलल में लगते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस 1 टू द केस 2। सीरीज वर्सेस पैरेलल केस पूछा गया है। सुनिए ध्यान से, 5 कैपेसिटर हैं आपके पास इस तरीके से, पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए, चलो पांचों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप जानते हो कैसे लिखते हैं, अगर पांचों की वैल्यू C है तो 1/C इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, ऐसे लिखेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 5 टाइम्स लिख दीजिए इसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब इसका एलसीएम लोगे फाइनली बेटा C आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 और C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी C/5। ये कैसी इक्विवेलेंट बेटा? सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर हमने लगा के देखे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इस तरीके से लगाओ, एक कैपेसिटर के नीचे एक ऐसे करके 5 टाइम्स, तो बेटा इसकी वैल्यू नॉर्मली हम जोड़ देते हैं C1, CP आप निकालोगे तो C1 प्लस C2 ऐसे करके, तो सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है C, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, तो बेटा CP पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5C। रेशियो पूछा गया यार सिंपल सा कि CS अपॉन CP क्या होगा, CS की वैल्यू कितनी है C/5, CP की वैल्यू कितनी है 5C। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो C/5 इंटू 5C हो जाएगा ये, तो बेटा फाइनली C से C कैंसिल आउट 1/25, मतलब CS अपॉन CP इज इक्वल्स टू 1/25 और CS रेशियो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/25। आपके आंसर ऑप्शन ये दे रखे थे क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। एक पहला ऑप्शन दे रखा है 1/5, दूसरा है 25/1, तीसरा है 1/25 एंड फोर्थ है नन। ये यार उसका कोस्ट गार्ड जो आपके एयरफोर्स नेवी बहुत लो लेवल होता है फिजिक्स का, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। फॉर्मूला अगर आपको याद है यार सीधा कभी गलती नहीं करोगे क्वेश्चन। देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/25 कहाँ पर है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1/25 तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं 25/1, तो बेटा पहले क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ें, नंबरों को यार काटे नहीं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है और आप नंबर आपके कट जाते हैं आप बाकी छोटी सी मिस्टेक से, तो उसमें बड़ी आपको दर्द महसूस होता है। चलिए नहीं आता वो अलग बात है, आते हुए भी किसी भी क्वेश्चन को गलत करना तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो बेटा ऐसा ना करें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ें। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, उसे पढ़ते हैं। देखिए देखिए यार, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स जितनी भी है, मैकेनिक्स जितना है, सबसे पहले बच्चा उससे कंप्लीट करे मैकेनिक्स वाले पोर्शन को। मैकेनिक्स आपके दिमाग को खोल के रख देती है, सीधी सी बात। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़िए मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन व्हाट हैपन टू इट्स एक्सीलरेशन इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड। मान लो मास को डबल कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि F बराबर होता है m इंटू ए, पहला केस। अब ये कह रहा है मास को कर दीजिए डबल, तो इसके एक्सीलरेशन पर क्या इफेक्ट करेगा। फोर्स सेम होनी चाहिए दोनों केसों में, तो यहाँ से पहले एक्सीलरेशन निकाल लो। इनिशियल केस में एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एम, क्लियर। दूसरे केस में हम बेटा क्या कर रहे हैं, मास को कर रहे हैं डबल, F/2m। तो यार एक्सीलरेशन पर क्या इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है, एक्सीलरेशन और मास में एक इनवर्स रिलेशन है। मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होगी। कितने टाइम्स कम होगी बेटा, इसे कैसे लिख सकते हो आप, a बराबर 1/2 F/m, और F/m पहला इनिशियल एक्सीलरेशन है, इसे a डैश कह लूँ तो a डैश बराबर a/2। बेटा जो इनिशियल एक्सीलरेशन था उसकी हो जाएगी आधी। बात आ रही है समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकेम 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, सेम और डबल। अब यार सोलेनोइड क्या होता है, परिनाल का क्या होती है, तो आपने अगर 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पढ़ा है, तो आप सोलेनोइड के बारे में जानते होंगे। डिटेल में तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता बेटा। सोलेनोइड की कहानी कुछ ऐसी होती है, मान लीजिए इस तरीके से, इसकी लंबाई होती है L, इसमें एक टर्न का एरिया होता है A, और बेटा एक छोटा n होता है, इसकी वैल्यू कहते हैं हम n/L। छोटा n को हम कहते हैं बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होती है बेटा छोटे n की कहानी। और ये कैपिटल जो n होता है इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स।
तो यार इसे जो इंडक्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, दोबारा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, या फिर सेम रहेगा बेटा, या फिर होगा डबल। क्लियर है? तो देखिए करेंगे कैसे। मान लीजिए इंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो सेल्फ इंडक्टेंस को L से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। और बेटा एन की जगह कैपिटल एन की फॉर्म में लिखना जाए तो ये कहेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा एल। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, वो छोटे एन के बारे में बता रहा है, कैपिटल एन के बारे में बता रहा है। तो सुनो क्वेश्चन दोबारा से, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल, जब एन की वैल्यू डबल कर दी जाए तो बेटा एल की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डबल करने का मतलब है एल की वैल्यू यार 4 टाइम्स हो रही है, सीधी सी बात है, ये 2n हो जाएगा यहाँ पे, 2n का होल स्क्वायर। तो बेटा एल की वैल्यू एन पर कैसे डिपेंड कर रही है, यहाँ से 4n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया इनिशियल वैल्यू से 4 टाइम्स। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, सेम या डबल। तो ये तीनों तो होंगे नहीं बेटा, कौन सा ऑप्शन है आपके पास 4 टाइम्स। क्लियर? सोलेनॉइड की कहानी सिंपल सी ऐसी है, इस फॉर्मूले को जो याद रखेगा वो क्वेश्चन कर जाएगा यार सोलेनॉइड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर। जो आपके घरों में ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं बेटा, उनका काम क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का काम ये नहीं होता बेटा। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, देखिए आपके बिजली घरों पर जो लाइन्स होती हैं, जो बिजली घरों में जो लाइन्स होती है ना, उनमें क्लियर लिखा होता है खतरा, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है 33,000 किलो वोल्ट का यहाँ पर करंट है। बेटा अगर आपने वो छू भी लिया, उसके पास भी चले गए तो आप राख बन जाओगे, सीधी सी बात है। अब यार बिजली घरों में 11,000 वोल्टेज की बैटरी पैदा होती है, 11,000 वोल्टेज का वोल्टेज पैदा होता है, 33,000 वोल्टेज का वोल्टेज पैदा होता है। क्या डायरेक्टली आपके घरों में अगर इतना वोल्टेज सप्लाई कर दिया जाए तो आपके सारे इक्विपमेंट फूक जाएंगे कि नहीं फूक जाएंगे? वो बियर ही नहीं कर पाएंगे यार। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लेता है और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 11,000 की वोल्टेज की लाइट आई आपके ट्रांसफॉर्मर ने ली, और ट्रांसफॉर्मर ने उसने 240 वोल्ट में आपके घरों के लिए कन्वर्ट करके दिया। क्या 11,000 वोल्टेज की लाइन डायरेक्ट आपके घरों में जाती तो आप यूज़ कर पाते उसे? वो जला के राख कर देती। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है बेटा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्या उल्टा भी हो सकता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना? यस। जो आपके घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं उनके अंदर जो छोटा सा ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, उसका काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना। तभी तो घरों में ऐसे देखा होगा आपने कि यार कम वोल्टेज आ रहे हैं, स्टेबलाइजर, वो टीवी नहीं उठ पा रही है, फ्रिज नहीं चल पा रहा है, तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं कि नहीं करते? तो बेटा जो बिजली घरों पर ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं वो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जो आपके घरों में छोटे छोटे स्टेबलाइजर होते हैं उनके अंदर जो बॉल सी होती है आपने देखी होगी, उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ट्रांसफॉर्मर का वर्क होता है ये। क्लियर? तो दोबारा सुनिए, ऑप्शन में बता दे दूंगा। Which of the following option is correct regarding the transformer? It convert AC voltage into DC voltage। गलत यार, वो रेक्टिफायर्स होते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है, इट कैन कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पीडीएफ में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, सीधी सी बात है। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए, जैसे जैसे मैंने वीडियो में क्वेश्चन कराए उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। और इन क्वेश्चन को कोस्ट गार्ड के पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाएं, बहुत फायदेमंद होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे अगर मैकेनिक्स पढ़े होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल द बॉल राइज। यार ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई बॉल है, यहाँ से वर्टिकली प्रोजेक्ट की गई है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है हायर मतलब अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो यहाँ पर क्या कह रहा है यार, यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है, तो कितनी दूरी इसने ट्रेवल की होगी। तो यार इसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। क्लियर सी बात है। लगाइए तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा v की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 0, u स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा, और s को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो a कन्वर्ट हो जाता है g में, और s कन्वर्ट हो जाएगा h में।
तो बेटा यहाँ से फाइनली जब आंसर निकालोगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर जाने वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे जाने वाली सारी चीज़ें नेगेटिव, साइन कन्वेंशन फॉलो करिएगा और एच की वैल्यू फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू है 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू होती है 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे 900 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो बेटा सिंपली फॉर्मूले से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 मीटर। इतनी हाइट तक कोई भी वॉल्यूम जा सकती है अगर उसे 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे से प्रोजेक्ट किया जाए ऊपर की तरफ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके पास बड़ा सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज इक्वल्स टू दी। यार ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन, मोबिलिटी जिसे कहते हैं। देखिए मोबिलिटी को म्यू से नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी बता रहा हूँ, पहले इसके क्वेश्चन सुनो और फिर आंसर देना। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज देती है, जिसे कहते हैं मोबिलिटी। बेटा म्यू से नोट करते हैं मोबिलिटी, जैसे आप चालकता भी कह सकते हो मोबिलिटी को बेटा, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रेशियो का नाम पूछा गया है बस कि ये रेशियो क्या नाम देता है, मोबिलिटी क्वेश्चन में दे भी रखा है। क्या ये रेशियो कंडक्टिविटी दिखाता है? नहीं, कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। सेकंड ऑप्शन मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यस ये दिखाएगा बेटा आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को सुनिएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपके पास, if a wire of resistance R is stretched to double of its length then the new resistance will be। बेटा सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक तार था आपके पास। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक तार था जिसकी लंबाई थी L और इसका रेजिस्टेंस था R, और फाइनली हमने क्या किया, इस तार को थोड़ा सा खींचा और खींचने के बाद इसकी लंबाई कर दी मैंने 2L। तो इसमें यार जो पैदा हुआ नया रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ दी वायर, लेंथ पर, एरिया पर। क्लियर सी बात। बट रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो सीधी सी बात है, जब हमने लंबाई को चेंज किया तो यार ये रेजिस्टेंस R तो रहने वाला नहीं है, तो ये R डैश हो गया, वो कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ऐसे फॉर्मूले, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं R फाइनल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R इनिशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो बेटा ये n की क्या वैल्यू होती है, कितने टाइम आपने स्ट्रेच किया वायर को, उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ से L से 2L कर दिया, तो R फाइनल की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, फाइनली 2 का होल स्क्वायर इंटू R इनिशियल। तो R फाइनल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल। तो बेटा लेंथ ऑफ दी वायर आपने 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दी, तो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 टाइम्स होने वाली है इनिशियल रेजिस्टेंस के। देखिए क्लियर सी बात है, पहला रेजिस्टेंस R, लेंथ थी L, अब लंबाई आपने 2L कर दी तो रेजिस्टेंस हो गया R डैश, और इस फॉर्मूले का यूज करिए R फाइनल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R इनिशियल। फाइनली आपके पास आंसर होगा R फाइनल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल। क्लियर। बेटा फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ और उनमें जितने भी ऑप्शन थे यार, उससे भी आपको क्वेश्चनों को करने के लिए अलग कुछ ही मिल रहा है, अलग कुछ। देखिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैंने कह दिया फॉर्मूला था R फाइनल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R इनिशियल, तो ये तो 2 टाइम्स क्रॉस किया है। अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में 3 टाइम्स खींचिए, 4 टाइम्स खींचिए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बस n की जगह पे आपको 3 और 4 ही तो पुट करना है, सीधी सी बात है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, इसे मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। PDF आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ऑप्शन है आपके पास MgO, ऑप्शन बी है आपके पास Na2O, ऑप्शन सी है आपके पास P2O3 एंड ऑप्शन डी है आपके पास BeO। तो यार देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड आपको पता है ऑक्साइड 2 तरीके की होती है बेटा, मेटल ऑक्साइड एंड सेकंड है आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेटा मेटल ऑक्साइड की आपका मेटल ऑक्साइड का जो बेसिसिटी है वो किस तरीके से बढ़ती है, ये देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सीरीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड आपका पोटेशियम K2O। तो बेटा देखिए ऐसे आपकी नीचे की तरफ मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन देखिए यार,
सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ कौन सा है, MgO सबसे ऊपर है, Na2O आपका यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, P2O3 पहले ही होगा, BeO भी पहले है, और देखिए फाइनली आपके आंसर आ जाएंगे Na2O। बेटा इससे भी रिएक्टिव ये होता है, मोर बेसिसिटी कौन शो करता है इन तीनों चारों में से, Na2O, इससे भी ज़्यादा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से, बेरिलियम ऑक्साइड से, देखिए ना इसका तो यार एक ही Mg ऐसे करके, मैग्नीशियम MgO2 प्लस O2 नेगेटिव, यहाँ पर देखिए 2NaOH बनाता है ये जब आपका रिएक्ट करता है। बात आ रही होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन एज अ मेटल, तो चारों में से कौन सा मेटल है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। जर्मेनियम, आप इस सीरीज को याद कर लीजिएगा बस बेटा, सीरीज जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, और बेटा आपका यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है बेटा आयरन। और पूछा गया यार विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन एज अ मेटल, A B C and D। चारों में से बेटा मेटल कौन सा है, देखिए जर्मेनियम जो होता है आपके पास वो होता है आपका सेमीकंडक्टर, ऑक्सीजन जो होता है आपके पास वो गैस होती है जिसे नॉन मेटल कहते हैं, सिलिकॉन आपके पास बेटा क्या होता है, सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड जैसे कहते हैं, और आयरन जो Fe है बेटा वो क्या है आपके पास आपका मेटल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, D। सेकेंड क्वेश्चन की कहानी थी, ये PDF में आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KbRO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.00 मोल्स ऑफ Br2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, KbRO3 प्लस 5 KBr, ये बैलेंस इक्वेशन दे रखी है पहले से, बेटा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे रखी है। 6HNO3 और बेटा ये बनाती है 6KNO3 प्लस 3Br2 प्लस 3H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए ध्यान से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KbRO3 फॉर्म्ड KNO3, कितने मोल्स बेटा आप पूछ, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KbRO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.0700 मोल्स ऑफ Br2। सॉरी इसका नहीं पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया Br2 का अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे यार, यहां से देखिए ये 1 मोल, ये 5 मोल, ये 6 मोल, तो 1 मोल किसका, 1 मोल ऑफ KbRO3 आपका बनाता क्या है बेटा, 3 मोल ऑफ Br2 अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन। तो मान लीजिए 1 मोल ऑफ Br2 कितने मोल बनाएंगे KbRO3 के, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1/3 मोल ऑफ KbRO3 बनाएंगे आपका 1 मोल ऑफ Br2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि Br2 का 0.007 मोल्स कितने KbRO3 बना पाएंगे, तो आप इसमें यार डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 0.007, इस तरीके से 0.070 इंटू 1/3, इतने जो मोल्स होंगे KbRO3 के वो बनाएंगे आपका मोल्स ऑफ KbRO3। वो बेटा कितने मोल्स ऑफ Br2 के लिए मिल रहे हैं, 0.070 मोल्स ऑफ Br2। तो आंसर कितना आएगा बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए। आपके ऑप्शन है A 0.210, बी ऑप्शन है आपका 0.0732, सी ऑप्शन है आपका 0.220 एंड डी ऑप्शन है आपका बेटा 0.0233। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे फाइनली 0.070 इंटू 1/3 मोल्स को, तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर बैठेगा 0.0233 समथिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना था बेटा, ये पूछा गया था कि कितने, सपोज करिए ये पूछा गया कि कितने KbRO3 की रिक्वायरमेंट होगी क्या बनाने के लिए, 0.070 मोल्स ऑफ Br2 बनाने के लिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी आप इस इक्वेशन को देखिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़िए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साइंस के पोर्शन से, फिजिक्स में करा चुका हूं अच्छे से आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, यूज स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। बेटा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, 2-मिथाइल ब्यूटेन, आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए 2-मिथाइल ब्यूटेन का, CH3CH CH3 CH2 CH3। बेटा इसमें 5 कार्बन है, आपके 12 हाइड्रोजन है, गिन लीजिएगा। और ये इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
C5H12। जब ये बेटा हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने हमें दो प्रोडक्ट्स दिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके साथ दिया बेटा वाटर। इस इक्वेशंस को हम बैलेंस करना चाहेंगे तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पर 8O2 आ जाएंगे। देखिए बैलेंस करना आप जानते होंगे, अब यहाँ पर डिटेल में बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा मैं, बस ये लिख देता हूँ इसे बैलेंस करके। 8O2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 ऑफ वाटर। तो देखिए ये पूछा गया कि इनके जो मोल्स हैं उनका सम क्या होगा, इन सभी के मोल्स का सम क्या होने वाला है। इसके कितने मोल हैं बेटा 1, इसमें कितने मोल हैं 8, बेटा इसके मोल कितने देखिए यहाँ पे 5 और इसके मोल कितने यहाँ पर 6। फाइनली जो आंसर आएगा, ऑप्शंस आपके लिए दे रखे हैं इस तरीके से 10, 13, 17, 20। 10 बी ऑप्शन है आपका 13, सी ऑप्शन है आपका 17 एंड डी ऑप्शन है आपका 20। तो बेटा सम कितना बैठ रहा है 1, 8, 9, 9, 5, 14 और 6, 20। फाइनली आपके पास आंसर होने वाला है डी ऑप्शन बेटा 20 इज करेक्ट। ये पूछा गया है कि जो इक्वेशन जिसमें आपका C5H12 बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बेटा बर्न होने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली उसकी बैलेंस करने के बाद जो हमें मोल्सों की संख्या मिली, उन मोल्सों की संख्या का सम क्या था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कैसे आया 1 + 8 + 5 + 6। आपने सारे मोल्स को काउंट कर लिया, फाइनली जो रिजल्ट है आपके पास वो क्या है 20। डी ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट होगा, आपको PDF में नीचे की तरफ मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट एंड प्रोवाइड एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स। ये कह रहा है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऐसी गैस होती है, एक ऐसी परत होती है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अगर डायरेक्ट सन से जो रेज आती है वो डायरेक्ट हम पर पड़ जाए तो बेटा हमारे अंदर बहुत सारे कैंसर पैदा हो जाएंगे, हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वो जो रेज होती है बेटा, वो यूवी जो रेज होती है हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होती है और वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होती है। तो यूवी रेज का जो रेडिएशन होता है बेटा, उसे फिल्टर करने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज होती है जिसका नाम है बेटा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज के एक हार्मफुल रेडिएशन से। अगर डायरेक्ट ओजोन लेयर नहीं होती और डायरेक्ट रेडिएशन हम पे पड़ता तो बेटा हमारी स्किन हो जाती बर्न एंड डैमेज और बहुत सारे कैंसरों का कारण वही होती है। क्लियर एंड क्लियर। तो कौन सी चीज स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है बेटा, यूवी लाइट के रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए आपका आंसर होना चाहिए ओजोन। अगला क्वेश्चन है बेटा केमिस्ट्री का, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। ये बेटा सीधी डेफिनेशन है, सॉल्यूशन चैप्टर है 12th क्लास का। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कि यार कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उस डेफिनेशन को हम कहते हैं मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट। डाइट जो हमारी होती है, हम आपने देखा होगा हम नमक यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्स NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक का फॉर्मूला होता है। खाने में हम नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक ऑप्शन था बेटा बेकार सा, मेक द टेस्ट ऑफ फूड बेटर, खाने के टेस्ट को बेहतरीन बनाने के लिए। नहीं, इसके लिए नहीं यूज़ करते, वो तो अलग चीज़ है कि आपको बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है, पर नमक का एक काम होता है बेटा, जब आप नमक यूज़ करते हो खाने में तो नमक पैदा करता है HCl नाम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बेटा, फूड को आपको पचाने के लिए। अगर आप नमक नहीं लेंगे तो फूड अच्छे से नहीं पच पाएगा, क्योंकि आपका जो NaCl होता है बेटा उसमें HCl नाम की एक चीज पैदा करता है जब फूड आपके अंदर जाता है नमक के साथ, और वो पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, 4 ऑप्शनों को पढ़ के बता देता हूं। मेक द टेस्ट ऑफ फूड बेटर, बी ऑप्शन है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तीसरा है बेटा इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, क्या कुकिंग को अच्छा करता है नमक। यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो कुछ लॉजिकल चीज होनी चाहिए। इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स इन वाटर, ये भी गलत है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the volume of a 2.50 gram block of metal whose density is 6.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें क्या पूछा गया है, वॉल्यूम की वैल्यू पूछी गई है। वॉल्यूम देखिए आप जानते हो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। और बेटा वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो आपके क्वेश्चन में बेटा मास की वैल्यू दे रखी है 2.5 ग्राम्स और बेटा डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 6.72 और जब आप इसे बेटा सेंटीमीटर क्यूब जब आप इसे सॉल्व करोगे फाइनली आपके पास आंसर जो आएगा, देखिए ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं 16.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन है आपका 2.69 बेटा, सी ऑप्शन है आपके पास 0.05 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 0.372। जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे फाइनली इसका आंसर आएगा 0.372। पीडीएफ में ये क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा। आंसर नॉर्मली या फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए बायो से है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, आयरन की जो कमी होती है बेटा उसके कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एनीमिया। यही पूछा गया है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी आपके शरीर में होती है, तो उस बीमारी का नाम होता है बेटा एनीमिया। और एनीमिया के कारण आप शॉर्ट ब्रीदिंग वगैरह जैसी परेशानी फील कर सकते हो। शॉर्ट ब्रीदिंग, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है इस चीज़ की वजह से। तो उस पार्ट का नाम क्या होता है बेटा, उस बीमारी का नाम क्या होता है, एनीमिया। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द रेडिएशन एक्स रे वाई रेज इट इज मेजर्ड इन। बेटा जो आपकी स्किन को जो यूवी रेज एक्स रेज जो डैमेज करती हैं स्किन को, उस चीज़ को बेटा मेजर किस में किया जाता है, तो उस मेजरमेंट का नाम होता है रेड्स। जो डैमेज होती है स्किन उस चीज़ को मेजर किया जाता है बेटा रेड्स की फॉर्म में। तो ऑप्शन होगा आपका रेड्स। आपका क्वेश्चन में दे रखा है रेड्स, रैम्स, रैंकगन एंड क्यूरी, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, जो दूध होता है बेटा उसमें प्रोटीन भर मात्रा में होता है, कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, विटामिन सी। यार दूध जो होता है विटामिन सी का पुअर सोर्स होता है यार। विटामिन सी दूध में बहुत रेयर केस में पाई जाती है, विटामिन सी जैसी कोई चीज़ नहीं होती उसमें। प्रोटीन भर भर के होता है आपका, कैल्शियम भर भर के होता है, बट बेटा विटामिन सी आपकी नहीं होती है। तो ऑप्शन में विटामिन सी दे रखा है बेटा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है आयोडीन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं चार ऑप्शन लिख देता हूं। आयोडीन पहला ऑप्शन है, आयोडीन, सिलिकॉन, बेटा सी है नाइट्रोजन, और 4D1 है आपका ऑक्सीजन। पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पीडीएफ में है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा नहीं है बेटा, देखिए आयोडीन जो होता है बेटा जिसकी वजह से शुगर होती है, आयोडीन की कमी से, इसे कहते हैं नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है बेटा ये होते हैं नॉन मेटल। वो सिलिकॉन जो होता है बेटा ये क्या होता है आपका ये होता है बेटा मेटलॉइड, नॉट अ मेटल, नॉट अ नॉन मेटल, इट इज अ मेटलॉइड। और मेटलॉइड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच की, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी, जिन्हें सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटरमेलन मॉडल इज यूजली यूज्ड फॉर एटॉमिक मॉडल गिवन बाई। जो बेटा तरबूज होता है, किस साइंटिस्ट ने इस तरबूज का स्ट्रक्चर, देखिए इस तरबूज में क्या होता है, रेड रेड, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे करके बीज होते हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये उन साइंटिस्ट ने यूज किया जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोजा था बेटा। व्हाट इज द मेलन मॉडल इज यूज्ड, वाटरमेलन मॉडल इज यूजली यूज्ड फॉर एटॉमिक मॉडल गिवन बाई जे थॉमसन। क्लियर है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जे थॉमसन। उन्होंने कह दिया था जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो आपके बीज हैं, जो सीड्स हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं, और जो इसमें रेडिश पोर्शन होता है बेटा वो काम करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। जो रेड पोर्शन होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ब्लैक ब्लैक आपके सीड्स होंगे, उन्हें कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा डिफाइन हुआ। बात आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। जो एटम था वो बेटा किसने खोजा था, तो साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। बेटा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये सबसे बड़ी खोज थी जॉन डाल्टन की, कि जो मैटर होता है वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है बेटा, जिसका नाम होता है एटम। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है कि एटम की खोज किसने की, बेटा आप कह सकते हो जॉन डाल्टन। जितने भी पदार्थ हैं आपकी दुनिया में, वो सारे के सारे पदार्थ एक छोटे से एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम है क्या, एटम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कौन सा एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, जो एटम की आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और देखिए मैं यहां पर आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम,
ऑप्शन नंबर 2 है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 है आपका सिलिकॉन एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका फॉस्फोरस। तो बेटा इन चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 सोडियम का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 281 ऐसा होता है, तो 1 इसके पास है। एल्युमिनियम वाला देखिए एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर होता है 13, बेटा इसे कैसे लिखोगे 283, तो बेटा 3 इसके पास है। सिलिकॉन का होता है बेटा एटॉमिक नंबर 14, तो इसके पास है 284। 4 इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द सिलिकॉन, 1 इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम एंड 3 is the number of valency electron in the outermost cell of aluminium। नेक्स्ट आता है बेटा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा बेटा 285। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एंड 5 इज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज द आउटरमोस्ट सेल ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बेटा किस में हो जाएंगे? फॉस्फोरस में। तो 5 इसका आंसर होगा, मीन्स फॉस्फोरस पी इसका आंसर होने वाला है। 4th वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की कितनी परसेंटेज पाई जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaCO3। पहले तो इसका यार वेट जो मास है उसका कैलकुलेट कर लीजिए। कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 20, तो इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा 40 प्लस कार्बन का 6 इंटू 6 टू 12, तो बेटा इसका एटम का वेट कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन 3 आपके एटम है ऑक्सीजन के, तो 3 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए। फाइनली जब आप इसे यार सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास 100 आंसर आएगा कि 100 इसका मास हो जाएगा बेटा। और ये पूछा गया कि कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी है यार, सीधी सी बात है 100 ग्राम अगर इसका मास है मान लीजिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मास नंबर हो जाएगा बेटा 40। तो 40 जो पार्ट है इस टोटल मास का वो कितना परसेंटेज है? तो 100 इंटू 100 ऐसे करेंगे 40, 100 का एक 40 पार्ट पूछा गया, कितना परसेंटेज है बेटा? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा आपके पास 40%। कितना आंसर है इसका? 40%। तो बेटा अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम होता है Mg से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका मास नंबर हो जाएगा बेटा 12 दूनी 24, तो बेटा इसका मास नंबर कितना हो जाता है 24। तो मैग्नीशियम का जो मास नंबर है बेटा वो क्या हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ट्राइटियम एटम। बेटा व्हाट इज ट्राइटियम एटम ये आप देखेंगे। तो पहले देखिए हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं बेटा। पहला हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है H1H, और दूसरा आइसोटॉप होता है बेटा H1H2 एंड तीसरा आइसोटॉप होता है 1S3। यार ये 1 2 3 का नाम क्या है? देखिए इसे सिंपल हाइड्रोजन एटम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम एटम कहते हैं, ड्यूटेरियम इसे कहते हैं बेटा ट्राइटियम। तो ये पूछा गया ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह सकते हो, दो तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे। तो सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, इसमें एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इसमें बेटा कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। पहली बात, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और बेटा इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही पूछा गया है कि तीनों में से जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, तीनों में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या किसमें ज्यादा है? तो बेटा इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कौन से वाले आइसोटॉप में ज्यादा है बेटा? 1H3 में, और जिसका नाम है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 में से 2 ऑप्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल एमोंग दी फॉलोइंग लेड आयरन कॉपर जिंक। बेटा ये आप कर सकते हो, लेड आयरन कॉपर जिंक को आप रिएक्टिव सीरीज आप जानते हो, रिएक्टिव सीरीज आप लिख सकते हो, काना काम आगे कुछ ऐसी करके ट्रिक बना सकते हो बेटा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे करके बेटा बना सकते हो। पूरी रिएक्टिव सीरीज जब आप देखोगे तो आपके पास आंसर होगा बेटा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिएक्टिव सीरीज देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो आप कह सकते हो रिएक्टिविटी देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरीके से बढ़ती है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टिंग मेटल। ग्रेफाइट और डायमंड में से कौन सा कंडक्टिविटी शो करता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आपका ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही कार्बन से मिलकर बने होते हैं, दोनों ही ऑलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, बट बेटा एक में
एक में कार्बन, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फिगरेशन C4, कार्बन के जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। तो बेटा डायमंड में चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी कहाँ से होगी? सिलिकॉन, उसके ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट के बेटा होते तो 4 हैं, पर 3 ही बॉन्ड बना पाते हैं, एक रह जाता है फ्री। तो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास होगा तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी शो करेगा मटेरियल। तो यार जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है, इवन है नॉन मेटल, मेटल नहीं है, फिर भी आपकी कंडक्टिविटी शो करता है। ये एक्सेप्शन केस होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर? भैया ये यहां से डिलीट कर देना, ये थोड़ा जैसे बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है बेटा। विच ऑफ दी फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा फायर एग्जिस्टिंग? तो बेटा इसमें आंसर होगा आपका सोडियम क्लोराइड। जो फायर एग्जॉस्ट होता है उसमें बेटा कौन सी चीज यूज की जाती है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड। तो बेटा आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें यूज होगा बेटा किसमें? फायर एग्जिस्टेंस में, ठीक है। फायर जो एग्जॉस्ट होता है आपका उसमें आपका, मेरा ही बज रहा है, एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ करेगा। हाँ मैं बस साइलेंट मोड पे लगा रहा हूँ उसे। ये भैया पूरा ही काट देना, क्वेश्चन दोबारा से बोलूँगा ना, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। विच ऑफ दी फॉलोइंग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा फायर एग्जॉस्ट? जो होता है बेटा जो आपका आग बुझाने वाला सोडा फायर एग्जॉस्ट होता है उसमें बेटा कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड। तो बेटा आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका फायर एग्जॉस्टिंग्स में यूज होता है आग बुझाने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए बेटा अब बात आती है, इन वॉट वे कैन CO2 बी यूज्ड? कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है फूड प्रिजर्वेशन में, एंड आपका सेकंड है रेफ्रिजरेंट में। रेफ्रिजरेंट जो होता है कूलेंट जिसे कहते हैं। तो याद देखिए फूड को सेव करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो खराब हो जाता है फूड के मामले में। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, रिएक्टिविटी कम हो, मटेरियल रिएक्टिविटी कम हो फूड के साथ, और फूड जब रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बेटा वो कम बर्बाद होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और बेटा रेफ्रिजरेंट में कैसे यूज होता है? तो बेटा आपने एक ड्राई आइस नाम की चीज सुनी होगी। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनती है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है आइस की फॉर्म में, और देखिए उन्हें कूलेंट की तरह यूज किया जाता है किसी भी चीज को सेव करने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको पता चल गया वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एग्जिस्टेंस में भी काम करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? जो आप आजकल कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक पीते हो बेटा, उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? जो आप पहले पिक्चर खींचते थे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन का बेटा, उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कोटिंग होती है उस फिल्म पर जो फिल्म आप यूज करते हो ब्लैक एंड व्हाइट सीन शूट करने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट? बेटा जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की कहानी होती है, बॉयल्स लॉ जो होता है बेटा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है गैस इक्वेशन के साथ, PV = nRT। इस तरीके से PV = nRT। यहां पर अगर ये मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो इसमें बेटा होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में बेटा आपका क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट। और यही क्वेश्चन है आपका कि चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा कांस्टेंट प्रेशर। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इंटरमोलिकुलर फूड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस? ऑप्शन ए है सॉलिड लिक्विड गैसेज, ऑप्शन बी सॉलिड्स एंड गैसेज, ऑप्शन 3 ओनली सॉलिड्स ओनली लिक्विड्स। आप कह सकते हो इस तरीके से। तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो तीनों में ही होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड और गैस में या गैस या सॉलिड में हो, तीनों में होता है।
अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जो आपकी नेपथीन बॉल होती है डिसअपीयर हो जाती है बेटा टाइम के साथ, जो आपका कपूर की गोली होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप खत्म सी होने लगती है बेटा, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो उसमें प्रोसेस होता है बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट स्टेट चेंज होती है सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा बायोलॉजी से, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन दे रखे हैं आपके गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? गोल्गी अपैरेटस के थ्रू। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द सेल ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल बॉल? एनिमल बॉल में सेल का कौन सा ऑर्गन बेटा प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस होता है, यस न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स भी होता है, आपकी गोल्गी भी होता है और आपका सेल वॉल नाम की चीज बेटा नहीं होती, एनिमल्स जो एनिमल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? तो सुसाइडल बैग के लिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बेटा लाइसोसोम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। चलिए यहाँ पर बेटा आपका साइंस का पोर्शन होता है खत्म। थैंक यू सो मच। आप अपने पहले एग्जाम जो दें उस बेटा एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, इन क्वेश्चनों से सीधा फायदा आपके एग्जाम में होगा। और बेटा ऐसी सीरीज के लिए कंटिन्यू बने रहें एस्टा डिफेंस एकेडमी से। ये डिफेंस एकेडमी आपके लिए सबसे यूनिक पोर्शन, जो आपके सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट एंड यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए हर बार लाती है और बेटा आगे भी लाएगी। अगर आपको सिलेक्शन अपना श्योर करना है किसी भी एग्जाम में तो आप ये सीरीज यार 100% लगा के रखें एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर करके आपको यहाँ पर डिस्कस कराएं बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बेकार हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी जो साइंस का पोर्शन आपके डिफेंस मतलब आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आता है बेटा, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।